सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसके द्वारा हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए। तो आंसर होगा यूनाइटेड नेशन। अच्छा, पहले हम ये समझते हैं कि ये हाई सी क्या होता है। और अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो समुद्र का वो हिस्सा जो किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता उसे हम सिंपल कहेंगे हाई सी। और इस तरह का ये जो क्षेत्र है ये सभी देशों के लिए खुला हुआ है क्योंकि इस पे किसी का एकाधिकार नहीं है। अब यहाँ पे एक समस्या भी है, जब इस पे किसी एक देश का अधिकार नहीं है तो वहां के जो समुद्री जीव है, जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, उनके संरक्षण को लेकर के कोई भी सिस्टम नहीं है, कोई भी कानून नहीं है। जैसे कि मान लो ऐसे समझो आपके घर पे आपका अधिकार है तो उस पर आपका कानून चलेगा कि घर पे क्या क्या सिस्टम होना चाहिए, उसे साफ कैसे रखना है, इसे स्वच्छ रखना है। लेकिन जो आपके एरिया के पार्क हो गए, जो आपके रोड हो गए, उस पर तो आपका एकाधिकार नहीं है ना, उस पर तो आपका कानून नहीं चलेगा। तो उसे आप साफ भी नहीं रखोगे, स्वच्छ भी नहीं रखोगे, जैसे अपना घर रखते हो वैसे तो नहीं रखोगे। तो उनकी साफ सफाई करने के लिए या उनका ध्यान रखने के लिए एक अलग व्यवस्था की गई। जैसे कि उनके लिए नगर निगम बनाया गया, वो उनकी साफ सफाई का ध्यान रखता है, वहां पे उसके लिए कानून बनाता है कि भाई यहाँ पे शादी वगैरह करनी है, फंक्शन करना है तो साफ सफाई, जो भी मतलब उनके होते हैं XYZ, उसी को कंपेयर करके बस मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। अगर हम यहाँ पे आए अपने क्वेश्चन में तो हाई सी हमने समझ लिया, तो इसकी सुरक्षा के लिए, इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम कानून बनाने होंगे। और उसी के लिए अभी संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य देश हैं उन्होंने अभी हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस समझौते में यह तय किया गया है कि एक संस्था बनाई जाएगी जो अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में मरीन डायवर्सिटी के संरक्षण का काम करेगी। उम्मीद करूंगा आप समझ गए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दीजिए। अब हम संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करते हैं। देखो, यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में, इसलिए यूनाइटेड नेशन डे आप 24 अक्टूबर को मनाते हो। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, जो खुद पुर्तगाल से हैं। अच्छा, मुझे बताओ अभी यूनाइटेड नेशन आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो आंसर होगा TS तिरुमूर्ति को। और आप जानते हो यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है, रुचिरा कंबोज है। और अभी भारतीय अर्थशास्त्री जयंती घोष को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में भी शामिल किया गया था। और अभी लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम ये साउथ सुडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर बने थे। और एक भारतीय राजनयिक हैं अमनदीप सिंह गिल, इनको प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया था। अच्छा, मुझे ये बताओ संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। तो आंसर होगा 23 जून को। तो ध्यान रखना ये बातें। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कमांडर नियुक्ति पाने वाली पहली महिला इंडियन एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है। तो आंसर होगा शालिजा धामी। और याद हो तो ये वही शालिजा धामी है जो 2019 में एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी बनी थी। और अभी इन्हें फ्लाइंग यूनिट के फ्लाइट कमांडर पद पर प्रमोट कर दिया गया। और इस तरह से वे इंडियन एयरफोर्स की फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं। सिंपल शब्दों में बताऊं तो वे फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनने वाली देश की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं, ये याद रखना लाइन। अभी उन्होंने हिंडन एयरबेस में चेतक हेलीकॉप्टर यूनिट के फ्लाइट कमांडर का पद संभाला है। तो इनका नाम याद रहेगा। अगर इनका नाम याद रहता है तो कुछ और इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी कुछ समय पहले भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हो गया। उनका नाम पूछा जा सकता है, विजय लक्ष्मी रमन। आपको याद है भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बनी थी। तो आंसर होगा अभिलाषा बराक। आपको याद है सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी थी। आंसर होगा अवनी चतुर्वेदी। और अगर पूछे राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी, तो शिवांगी सिंह बनी थी। वैसे हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है, विवेक राम चौधरी है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं चलो कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल कौन थी, तो फिर आपका उत्तर होगा पद्मावती बंदोपाध्याय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। शायद ये प्रश्न आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा और किसी ने पढ़ाया भी नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। अब एयर चीफ मार्शल की हमने बात कर ली, तो अब आप मुझे बताओ एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। बाकी नेवल चीफ हमारे कौन है वर्तमान में, R हरि कुमार। और आर्मी चीफ कौन है, मनोज पांडे है। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 8 मार्च को।
आपको पता है हम हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाते हैं। और वैसे इस बार की थीम क्या है? डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। और इस दिन को कौन मनाता है? संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन। ये थीम मैंने यूनाइटेड नेशन की साइट से ही जाकर के ली है, तो कोई और गलत थीम मत पढ़ लेना। अब ये आपने पढ़ लिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, एक राष्ट्र महिला दिवस यानी कि नेशनल वुमेन्स डे भी होता है, जो हम सरोजिनी नायडू जी की जयंती को मनाते हैं। बताओ कब? तो आंसर होगा 13 फरवरी को। 13 फरवरी को वैसे रेडियो डे भी होता है। और सरोजिनी नायडू आप जानते हो ये भारत की पहली महिला गवर्नर थी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। और वैसे हमारी पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। अच्छा ये बताओ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो आंसर होगा विजय लक्ष्मी पंडित। और मैं अगर पूछूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो आंसर होगा एनी बेसेंट। उन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वहीं अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो फिर आंसर होगा सरोजिनी नायडू। उन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अभी मैं आपको यही पॉइंट्स क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमारा प्रश्न क्या है? महिलाओं का है, तो महिलाओं की जय हो। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। अभी पीरियड्स में अत्यधिक दर्द झेलने वाली महिलाओं को छुट्टी देने वाला पहला यूरोपीय देश, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, आंसर होगा स्पेन। इसी तरह से याद रखना, मुफ्त में पीरियड्स प्रोडक्ट देने वाला पहला देश कौन सा बना था? स्कॉटलैंड। वैसे महिलाओं को मतदान अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड है। और अभी नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन बनी? हेकानी जखालू। और एक और पॉइंट याद रखना, अभी वुमेन्स अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 का खिताब ये भारत ने जीता। पहली बार भारत ने जीता है कोई महिलाओं का आईसीसी टूर्नामेंट। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये हुआ कहाँ पे था? साउथ अफ्रीका में। इसमें भारत ने इंग्लैंड को हराया था। और वैसे राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना भी पूछा जाता है 31 जनवरी 1992 में। और इसकी पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक थी। अभी कुछ समय पहले इनका निधन हो गया। वर्तमान में तो रेखा शर्मा है। तो महिलाओं से संबंधित ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। तो हमारी नारी सब पे भारी। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे सबके साथ शेयर कर देना। अभी बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में किस राज्य में अभी अट्टुकल पोंगल उत्सव मनाया गया? आप जानते हो ये केरल में मनाया जाता है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अभी वहीं पे 7 मार्च 2023 को अट्टुकल पोंगल उत्सव ये शुरू हुआ। 10 दिनों तक ये चलने वाला त्यौहार है। इसमें अट्टुकल मंदिर में काफी संख्या में महिलाएं इकट्ठी होती है और भगवती देवी की पूजा करती है, उन्हें भोग चढ़ाती है। और जो वो प्रसाद जो भोग चढ़ाती है उसी को पोंगल कहा जाता है। और याद रखना ये महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार है। मैंने कहा ना, काफी संख्याओं में महिलाएं यहाँ पे एकत्रित होती है। इसीलिए ये जो अट्टुकल मंदिर है इसको महिलाओं का सबरीमाला भी कहा जाता है। सबरीमाला आपको पता है ना, वहाँ पे महिलाओं का जाना निषेध है, वहाँ पे पुरुषों को ही अनुमति है। तो पुरुष ज्यादा इकट्ठे होते हैं वहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे महिलाएं इकट्ठी हो रही है, तो हमने इसको एक संज्ञा दे दी, महिलाओं का सबरीमाला। ध्यान रख लेना, क्या पता कभी पूछ ले एग्जामिनर। और सबरीमाला मंदिर आप जानते ही हो केरल में। और कौन सा मेला लगता है वहाँ पे? मक्कर विलक्कु त्योहार। और सबरीमाला मंदिर आप जानते ही हो केरल में है, वहां पे लगता है मक्कर विलक्कु त्योहार मनाया जाता है। अच्छा ये तो हो गया अट्टुकल पोंगल। एक पोंगल त्योहार भी होता है, वो तमिलनाडु में मनाते हैं। वैसे केरल में त्रिशूर पूरम फेस्टिवल भी मनाया जाता है। ओणम फेस्टिवल ये भी केरल में मनाया जाता है। अच्छा कुछ और इंपॉर्टेंट त्योहार अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं जो अभी न्यूज में रहे, तो अभी ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया था नागालैंड के कोहिमा में। अभी माघी मेला उत्सव का आयोजन किया गया पंजाब में। अभी छेरा महोत्सव का आयोजन किया गया था छत्तीसगढ़ में। और अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव कहाँ मनाया गया? गोवा में। अभी पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव का आयोजन किया गया था केरल में ही। और अभी भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में। धानु जात्रा उत्सव मनाया गया उड़ीसा में। और पुष्कर मेला कहाँ मनाते हैं? राजस्थान में। जबकि पुष्कर फेस्टिवल मनाते हैं जम्मू कश्मीर में, ये भी ध्यान रखना। अंबुबाची का मेला असम में लगता है कामाख्या देवी मंदिर में। और एक वांचुआ महोत्सव भी याद रखो, ये असम में लगता है। जबकि वांगला महोत्सव ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वांचुआ तो असम में और वांगला महोत्सव मेघालय में हो गया, तो ध्यान रहेंगे ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छा और सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? तो आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो अभी एसीआई का फुल फॉर्म हो गया एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, जिसने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छा और सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा घोषित किया है।
एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की बात करें, स्थापना होती है 1991 में, हेडक्वार्टर मिलेगा मॉन्ट्रियल कनाडा में। अच्छा, शिवमोग्गा हवाई अड्डा न्यूज में था, अभी प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। और इसकी खास बात क्या है, ये कमल के आकार का बना हुआ है, कर्नाटक में मिलेगा। अभी मोदी जी ने आंध्र प्रदेश के तीसरे हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया था, जिसका नाम है डोनी पोलो हवाई अड्डा। अच्छा, ये तो दिल्ली का हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह भी पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना। वैसे दुनिया का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला एयरपोर्ट आपका कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वैसे बताओ, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अभी किसके नाम पे रखा? भगत सिंह जी के नाम पे। अभी प्रधानमंत्री जी ने झारखंड में भी देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। और वैसे अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक विमानन महानिदेशालय के नए प्रमुख कौन बने? विक्रम देवदत्त बने। और वैसे हमारे एविएशन मंत्री कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। और इनके पास एक और मंत्रालय है, स्टील मंत्रालय, ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन ये किस राज्य में आयोजित किया गया? तो आंसर होगा गोवा में। गोवा के राज्यपाल कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। अभी इन्होंने 6 मार्च 2023 को कैपिटल पणजी में, गोवा की कैपिटल पणजी में अभी 23वें राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का उद्घाटन किया। अब बात गोवा की है तो ये रहा मैप में गोवा। देखो, गोवा की कैपिटल पणजी हो गई। पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? मांडोवी नदी के किनारे। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। अभी आपको याद है, नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन अभी 2022 में कहां पे हुआ था? गोवा में। देश के पहले पर्पल फेस्टिवल का आयोजन किया गया अभी जनवरी में ही, गोवा में। अभी गोवा सरकार ने ही एक कार्यक्रम शुरू किया था जिसका नाम है द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ। अभी गोवा का जो मोपा एयरपोर्ट है उसका नाम मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया, मतलब यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारीकर के नाम पे। और अभी इसी हवाई अड्डे ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का पुरस्कार भी जीता। और आप जानते हो, इस साल 2023 में 37वें नंबर के नेशनल गेम्स राष्ट्र खेल ये गोवा में होंगे। पिछले साल 36वां राष्ट्र खेल ये गुजरात में हुआ था। और अभी संगम एक्सरसाइज ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था अभी दिसंबर में। कहाँ पे? गोवा में हुआ था। अच्छा, राष्ट्रमंडल से भी इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। एक तो राष्ट्रमंडल से आपको याद आ गया होगा, राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स अभी 2022 में हुए, जो इसका 22वां संस्करण था। कहाँ पे हुआ? बर्मिंघम यूके में। एक तो ये पॉइंट याद रखना। और अगले वाले 2026 में होंगे कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। इस बार हम बात करें तो टॉप पे ऑस्ट्रेलिया ही रहा था, भारत चौथे स्थान पे रहा था। भारत ने 22 गोल्ड जीते थे, टोटल 61 मेडल जीते थे। अच्छा, ये और बताओ कि 2022 में कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के नए सदस्य देश कौन से बने? 2 नए राष्ट्रमंडल देश बने थे, उनके नाम याद रखना, टोगो और गैबोन। अब टोटल 56 हो गए हैं। और वैसे 2022 में राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था, बता सकते हो कहाँ? कनाडा में हुआ था। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये बार बार जब भी हम पढ़ते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। कंडीशन इतनी सी है कि डेली आपको करंट अफेयर्स देखना होगा और ध्यान से देखना होगा। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, एक बार वीडियो देखने से या एक बार पढ़ने से आपको चीजें याद नहीं होंगी, बार बार चीजों को रिपीट करना ही पड़ेगा। केवल करंट अफेयर्स की बात नहीं है, आप पहली दूसरी तीसरी कक्षा में तो पढ़ नहीं रहे हो कि मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि कैसे पढ़ना चाहिए, कब चीजें याद होती है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का मैसेजेस आते हैं तो वो कहते हैं पहली बार देखते हैं अपने वीडियो को कि ये हमें कैसे याद होगा, आप इतनी सारी चीजें एक साथ रिवाइज करा देते हो, कैसे याद होंगी। तो उन लोगों से अगर मैं एक प्रश्न पूछूं या वो खुद अपने आप से एक प्रश्न पूछें, करंट अफेयर्स को मारो गोली, मैथ्स आप पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, तो ये चीजें कैसे याद होती है? मैथ्स के फॉर्मूले कैसे याद होते हैं? एक बार मैथ्स का फॉर्मूला कर लिया, एक बार एक प्रश्न लगा लिया, कोई भी एक टॉपिक हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लगा लिया, तो एक बार एक क्वेश्चन करने से आ जाएगा। क्या करते हो? मैथ्स की बुक लाते हो और एक ही टॉपिक पे आप 150 क्वेश्चन करते हो, बार बार एक ही एक फॉर्मूला लगाते हो। तो वो क्या कर रहे हो? एक ही एक चीज को बार बार लगाना, दैट इज कॉल्ड रिवीजन। तो वहां आप एक ही चीज को बार बार पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, लेकिन यहाँ करंट अफेयर्स में पढ़ने में मौत आती है। होता क्या है? तो सब जगह एक ही लॉजिक चलता है, रिवीजन करो। मैथ्स की तरह एक ही चीज को आपको 100 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, 100 क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार कर लो, बस हो जाएंगी चीजें याद। विद्वान नहीं बनना है आपको, बस पास होना है, ये माइंड में रखो। और वैसे इनकी क्विज बना करके अपलोड करता हूँ आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहां जाके क्विज लगा लो, इसकी पीडीएफ भी आपको वहां मिल जाएगी। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनकी मैं वीकली भी बना करके देता हूँ, मंथली भी आपको बना करके देता हूँ। उसके अलावा अभी टॉपिक वाइज सीरीज भी हमने स्टार्ट कर दी है।
जैसे आप देखोगे तो अभी फरवरी मंथ का टॉपिक वाइज वाला एक वीडियो आएगा आज शाम को। कौन सा? भारत में जो भी चीज़ें या विश्व में जो भी चीज़ें पहली बार हुई है, इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपने अभी फरवरी महीने में पढ़े, तो उनका वो वीडियो होगा। मतलब वो वीडियो आप चलाओगे तो उसी से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, और कोई स्पोर्ट्स का, अपॉइंटमेंट्स का, अवार्ड्स का कोई प्रश्न नहीं मिलेगा। उसे कहते हैं टॉपिक वाइज वीडियो। तो आप उसे देखना, और पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप लोगों के रेस्पॉन्स नहीं आएंगे ना इसी तरह से, तो फिर मैं इसे कंटिन्यू नहीं करूँगा। तो जिनको भी पसंद आते हैं वीडियोस, वो लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक से ही मुझे पता चलता है। देख तो चाहे 5,000 लोग लें, 20,000 लें, लेकिन कितने लोगों को पसंद आ रहा है वो उसके लाइक से पता चलता है। वीडियो को कितने लोगों ने लाइक किया, पसंद किया। तो पसंद आते हैं वीडियो तो लाइक ज़रूर करो। उसी से मुझे पता चलता है कि कौन सी सीरीज़ कंटिन्यू रखनी है और कौन सी डिसकंटिन्यू कर देनी है। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में सेवलॉन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर को। तो सेवलॉन इंडिया ने अभी लोगों को हाथ धोने के लिए प्रेरित करने के लिए अभी सचिन तेंदुलकर को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है। तो इनका नाम याद रखना। बाकी अगर लेटेस्ट अभी आपको कुछ रिवाइज कराऊं तो पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे अभी रणवीर सिंह। अभी यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए आयुष्मान खुराना को अपना एम्बेसडर बनाया था। और अभी प्लांट बेस्ड मीट ब्रांड है अनक्रेव, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे वीर दास। हरमनप्रीत कौर प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। और अभी युवराज सिंह ये ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, जिसको भारत ने जीता था बांग्लादेश को हरा के, याद है आपको। रवि शास्त्री ये फैन कोड के बने थे। स्मृति मंदाना गल्फ ऑयल इंडिया और गुवी की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। सौरव गांगुली अभी ड्रीम सेट गो और बंधन बैंक के बने थे। गरुड़ एरोस्पेस के बने थे महेंद्र सिंह धोनी, ये नावी के भी बने थे। तो ये न्यूज़ में थे, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा सज्जन सिंह यादव ने। तो अभी हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, अभी उन्होंने वर्ल्ड बुक फेयर 2023 विश्व पुस्तक मेले 2023 में ये बुक को लॉन्च किया, जिसका नाम है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी। इस बुक को लिखा है भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव सज्जन सिंह यादव ने। मैंने बोला अभी विश्व पुस्तक मेला 2023, वर्ल्ड बुक फेयर 2023, इसका आयोजन कहाँ हुआ? प्रगति मैदान नई दिल्ली में। आप जानते हो संजीव सान्याल, इन्होंने रिवॉल्यूशनरीज नाम की बुक लिखी थी, जिसको हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया था। किरण बेदी, इंपॉर्टेंट है नाम, फियरलेस गवर्नेंस नाम की बुक लिखी थी इन्होंने। और शशि थरूर ने अंबेडकर अ लाइफ नाम से बुक लिखी है, ध्यान रखना ये भी। पढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस संगठन के सहयोग से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा फिन एम पावर कार्यक्रम शुरू किया गया? तो आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र महिला। तो अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और यूनाइटेड नेशन वुमेन्स इंडिया ने एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है फिन एम पावर, इसको लॉन्च किया, इसको शुरू किया। तो ये वित्तीय सुरक्षा के प्रति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक कार्यक्रम है। अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और संयुक्त राष्ट्र महिला इंडिया ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में लिंग समानता समारोह के लिए रिंग द बेल का भी आयोजन किया। यूनाइटेड नेशन वुमेन इंडिया ये संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है, एक यूनिट है, जो लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी और महिलाओं को सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। और इसकी कंट्री हेड है सुसान फर्ग्यूसन। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 में आ गया था। और इसके इंडेक्स को कहते हैं सेंसेक्स। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके एमडी सीईओ सुंदर रमन राममूर्ति हैं। आशीष कुमार चौहान हैं। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को क्या कहते हैं? निफ्टी कहते हैं। और भारत में स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए कौन सी बॉडी है? सेबी है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है माधवीपुरी भोज। अभी हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा था, अभी ईरानी ट्रॉफी 2023 को किसने जीता? शेष भारत ने। फिर आपसे पूछा अभी फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज ये कहाँ पे हुआ? ये फ्रांस इंडिया के बीच में पहली बार हुआ, केरल में। फिर आपसे पूछा अभी भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? सयंतन दास। फिर आपसे पूछा अभी हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? 108वें, टॉप पे डेनमार्क है। फिर आपसे पूछा अभी अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। फिर आपसे पूछा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की? उत्तराखंड। फिर आपसे पूछा अभी किसने सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए CBIP पुरस्कार 2022 जीता? भेल ने।
फिर आपसे पूछा अभी किसे 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? शिप्रा दास। फिर आपसे पूछा अभी इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा नाम की बुक को किसने लिखा? पी ज्योतिमणि ने। तो ये हमने कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब 2022 के, या यूं कहूं कि लास्ट 6th मंथ से मैं टॉप 10 करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, जिसका हम रिवीजन करेंगे। और ये आपके पास भी एक मौका है अपने आप को चेक करने का, सेल्फ एनालिसिस करने का कि पुराने करंट अफेयर्स आपको कितने याद है। मैं तो प्रश्न पढ़ने के बाद उत्तर भी दूंगा, लेकिन आप खुद से कोशिश करना मेरे से पहले आप उत्तर दे पाओ। किसी और को नहीं देना है, अपने आप को देना है आपको। इससे क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलो शुरू करते हैं। तो बताइए अभी देश में किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली बार डीजी यात्रा शुरू की गई? तो आंसर होगा दिल्ली। अगला प्रश्न है 1 जनवरी 2023 से कौन सा देश 1 साल के लिए वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता संभाल रहा है? तो आंसर होगा भारत। फिर अगला प्रश्न है अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय के द्वारा किसे द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? श्री श्री रविशंकर को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया? नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर। अगला है उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से कहां शिफ्ट किया जाएगा? हल्द्वानी। अगला प्रश्न है एक जिला एक खेल योजना ये किस राज्य ने शुरू की? उत्तर प्रदेश। और अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? 4 दिसंबर को। अगला प्रश्न है अभी दिसंबर 2022 में एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय अंडर 17 शटलर कौन बनी? शटलर मतलब बैडमिंटन प्लेयर। उन्नति हाड़ा। तो इनका नाम है उन्नति हुड्डा। हाड़ा नहीं है, ये हुड्डा होगा यहाँ पे, उन्नति हुड्डा। अगला प्रश्न है वर्ल्ड सॉइल डे 2022 की थीम क्या है? मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। और अगला प्रश्न है अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विकलांग व्यक्तियों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने की घोषणा की? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो बताना आपने इन 10 में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। और एक बार फिर से याद दिला दूं, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में एक बार इसको शेयर जरूर कर देना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है तो उस ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। और अभी हम क्या करेंगे, कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था 2022 का एकलव्य पुरस्कार किसे मिला? तो साइकिलिस्ट हैं स्वस्ति सिंह, इनको मिला। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और देखो 8 मार्च के डेली करंट अफेयर्स क्विज के रिजल्ट भी हमारे पास आ चुके हैं। तो इसमें टॉप 5 स्टूडेंट्स की बात करें तो टॉप किया है तन्नू गोयल ने, कांग्रेचुलेशन तन्नू। उसके बाद धीरज हैं, फिर एसके सिंह है, विजेंद्र है और अंकित कुमार है। आप सभी को कांग्रेचुलेशन। बाकी क्विज आप सभी लोग लगाएं, प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस मत छोड़ना बस, वरना जो पढ़ा है वो सब भूल जाओगे। एप्लीकेशन का लिंक और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।